हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से हम आप सभी से बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। अधिकतर स्टूडेंट हमसे नाराज़ होंगे। नाराज़ होना भी आप लोगों का जायज़ है, लेकिन कुछ पर्सनल समस्याएं हो गई थी जिसके कारण मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। और इस बार लग रहा था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया, आप लोगों ने जो प्यार दिया, उसने जो है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत मोटिवेट किया। और इस प्रकार से जो है मैं आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि इस बार जो है सेमेस्टर 4 हिस्ट्री कोर 8 और हिस्ट्री कोर 9 में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाने के बहुत अधिक संभावना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री कोर 8 में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस बार। सभी जो है वीवीआई प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है वो है इल्तुतमिश की उपलब्धियों का वर्णन करें, यानी कि डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ इल्तुतमिश। दूसरा प्रश्न है कि सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का वर्णन करें, यानी कि डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ सिकंदर लोदी। हाँ, आप लोगों से एक बात और पूछनी थी कि आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना। ये जो क्लास है आज हिंदी मीडियम के लिए है, तो पूरा क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को हिंदी मीडियम में बताने वाला हूँ। तीसरा जो प्रश्न है वो है तैमूर के आक्रमण के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन करें। इसी में जो है अथवा में है कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसके क्या परिणाम निकले, यानी कि तैमूर ने भारत पर जब आक्रमण किया तो इसके क्या कारण थे और इससे क्या परिणाम हुआ। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 4 है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति का परीक्षण करें, अथवा अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का वर्णन करें, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो था उनकी बाजार नीति क्या था, तो इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का वर्णन करें। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है आर्थिक क्षेत्रों में क्या सुधार किया, इसके बारे में आपको बताना है। छठा प्रश्न जो है वो है अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति का वर्णन करें, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व के क्षेत्रों में क्या सुधार किया, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति का वर्णन करें। अलाउद्दीन खिलजी से जो है बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए जितना क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है सभी प्रश्न को यहाँ पर हम बताने का प्रयास किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यही है कि अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति का वर्णन करें। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों की विवेचना करें। इसी में है अथवा में कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों की समीक्षा करें। दोनों प्रश्न सेम है, पूछने का जो है तरीका अलग अलग है। हम इस बार भी जो है कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सेम है लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है, तो उन सभी को अथवा में जोड़ दिए हैं ताकि आप एक आंसर याद करोगे और एक से अधिक प्रश्न का आंसर आप लिख पाओगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 कि मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र एवं नीतियों की विवेचना करें। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसके बारे में पूछा गया है कि उनका चरित्र कैसा था और उनके नीतियाँ क्या थी, तो इसके बारे में आपको चर्चा करना है। इन सभी प्रश्नों को जो है हमने बहुत ही विस्तार रूप से, बहुत ही आसान तरीके से पीडीएफ नोट्स के माध्यम से बनाया हुआ हूँ। हमने इन सभी प्रश्नों को जो है बिल्कुल आसान तरीके से इस बार भी बनाया है ताकि आप लोग इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मोहम्मद बिन तुगलक के गृह नीति का वर्णन करें, यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसका गृह नीति क्या थी,
उसका होम पॉलिसी के बारे में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 11 है कि फिरोज शाह तुगलक की उपलब्धियों का वर्णन करें, अथवा इसी में अथवा में जोड़ा गया है कि फिरोज तुगलक के सुधारों का वर्णन करें, यानी फिरोज शाह तुगलक ने क्या सुधार किया, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। प्रश्न नंबर 12 है कि बलवंत के राजत्व सिद्धांत पर प्रकाश डालें, यानी कि बलवंत के जो है राजत्व सिद्धांत क्या था, इसके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 13 है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन करें, है ना, कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने क्षेत्रों में किस प्रकार से सुधार किया, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, भारत में गुलाम वंश की स्थापना में उसकी क्या भूमिका थी। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूछा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, और जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था तो किस प्रकार से इन्होंने गुलाम वंश का जो है स्थापना किया। प्रश्न नंबर 15 है कि एक शासक के रूप में बलवंत का मूल्यांकन करें। कहीं कहीं इसको बलवंत भी लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। प्रश्न नंबर 16 है कि मंगोल आक्रमण पर एक लेख लिखें। मंगोल आक्रमण के बारे में भी आपको यहाँ पर एक लेख लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 17 है कि सूफीवाद से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें, भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़े। भारतीय समाज पर जो है इसका क्या प्रभाव पड़ा। इसमें जो है एक प्रश्न नहीं है, 3 प्रश्न जोड़ दिया गया है ना, और हम इसको बहुत ही बारीकी से प्रश्न को तैयार किए हुए हैं। इतना आसान से आसान तरीके से तैयार किया हुआ हूँ कि आप अगर एक बार ही पढ़ लेते हो ना तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इनमें से कोई भी प्रश्न में। बाकी आप तो जानते हो मेरे पढ़ाने का तरीका। प्रश्न नंबर 17 के आठवां में जो है हमने एक प्रश्न और जोड़ दिया है कि सूफीवाद के प्रमुख सिद्धांतों एवं सिलसिलों का वर्णन करें। उसके बाद इसी में एक प्रश्न और हमने जोड़ा है कि सूफी आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो आपको अगर सूफीवाद से इनमें से कोई प्रश्न पूछेगा ना तो आप आसानी से लिख पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न है 18 कि भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। भक्ति आंदोलन क्या था, इनके क्या विशेषताएं थी, है ना, तो इसके बारे में आपको पूछा गया है। इसी में अथवा में जोड़ा गया है कि भक्ति आंदोलन पर संक्षिप्त निबंध लिखें, यानी कि उसके बारे में गहराई से, उसके बारे में विस्तार पूर्वक रूप से चर्चा करें कि भक्ति आंदोलन क्या था। इसी में हमने एक प्रश्न और जोड़ दिया है और वो है कि भक्ति आंदोलन के स्वरूप एवं प्रभाव का वर्णन करें, यानी भक्ति आंदोलन के क्या स्वरूप थे और इनके क्या प्रभाव पड़े। और लास्ट इसका जो प्रश्न नंबर 19 है वो है एकता पद्धति का वर्णन करें। ये प्रश्न जो है एकता पद्धति के बारे में 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, लेकिन हमने इसको पूरा लॉन्ग बना दिया है, लगभग 20 मार्क्स तक। आपको अगर 20 मार्क्स तक भी पूछ देना तो आप आसानी से इसको लिख लोगे। उसके बाद हम लोग जो है इसका नेक्स्ट पेपर देखते हैं हिस्ट्री कोर 9। हिस्ट्री कोर 9 में भी सभी क्वेश्चन भी आई है, आनी बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी प्रश्न पूछे जाने के 100% चांस है ना। बहुत रिसर्च के साथ ये प्रश्न को तैयार किया गया है। इसमें प्रश्न नंबर 1 है कि राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट की गृह नीति का मूल्यांकन कीजिए। इसमें जो है मुख्य रूप से आपको यूएसए का जो है हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 2 है कि थियोडोर रूजवेल्ट की विदेश नीति का वर्णन करें, यानी प्रश्न नंबर 1 में जो है पूछा गया है कि थियोडोर रूजवेल्ट की गृह नीति क्या थी, होम पॉलिसी क्या थी, और इसमें पूछा गया है कि थियोडोर रूजवेल्ट की फॉरेन पॉलिसी क्या थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है कि विलियम होबार्ट टेफ्ट की उपलब्धियों का वर्णन करें। इसी में जो है अथवा में जोड़ा हुआ है कि विलियम होबार्ट टेफ्ट के सुधारों पर प्रकाश डालें कि विलियम होबार्ट टेफ्ट जो था उन्होंने किस प्रकार से सुधार किया है, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 4 है कि उन कारणों का उल्लेख करें
जिनके कारण अमेरिका को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा। आपको इसमें पूछा गया है कि उन कारणों को आप बताएं जिसके कारण जो है अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, उन्हें शामिल होने पर मजबूर होना पड़ा। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है कि पेरिस शांति सम्मेलन में वुडरो विल्सन की भूमिका का वर्णन करें। यानी कि पेरिस शांति सम्मेलन जब हुआ था उसमें वुडरो विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनका क्या भूमिका रहा था, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है कि फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट की विदेश नीति का मूल्यांकन कीजिए, अथवा आपको इस तरह से पूछा जा सकता है FD रूजवेल्ट, दोनों एक ही है। आपको फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट पूछे या FD रूजवेल्ट पूछे तो आपको कन्फ्यूजन यहाँ नहीं होना है, दोनों एक ही प्रश्न है। और इनके विदेश नीति के बारे में आपको पूछा गया है, फॉरेन पॉलिसी के बारे में। उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 7 है कि न्यू डील पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें, अथवा न्यू डील को अपनाने के क्या कारण थे। उसके बाद जो है इसी में अथवा में जोड़ा गया है कि न्यू डील नीति से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। ये जो सभी प्रश्न है ना, सभी प्रश्न सेम है, पूछने का जो तरीका है वो अलग अलग है। तो आप अगर इसमें से एक आंसर करते हो ना तो ये तीनों प्रश्न का आप उत्तर लिख सकते हो। न्यू डील नीति क्या था इसके बारे में हमने बहुत ही विस्तार रूप से चर्चा किया है, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 8 है कि आर्थिक मंदी के क्या कारण थे। इसके बारे में आपको पूछा गया है कि आर्थिक मंदी के क्या कारण थे। अथवा में है कि आर्थिक मंदी के कारणों पर प्रकाश डालें। आर्थिक मंदी जो है किन कारणों से हुआ था इसके बारे में आपको चर्चा करना है। प्रश्न नंबर जो है 9 है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की भूमिका का वर्णन करें, अथवा द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका क्यों शामिल हुआ। यानी कि आपको इसमें पूछा गया है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार था ना, तो उसमें अमेरिका का क्या भूमिका रहा था। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है कि राष्ट्रपति विल्सन के 14 सूत्रीय सिद्धांतों का वर्णन करें। इसी में अथवा में है कि वुडरो विल्सन के 14 सूत्रीय कार्यक्रम की आलोचनात्मक विवेचना करें, है ना। तो आपको इसमें पूछा गया कि राष्ट्रपति विल्सन जो था उन्होंने 14 सूत्रीय सिद्धांतों को दिया था, तो उनके 14 सूत्रीय सिद्धांत क्या थे, इसके बारे में भी हमने बहुत ही बेहतर तरीक़ा से चर्चा किया है। और आप लोगों को PDF नोट्स का टेलीग्राम चैनल लिंक भी दिया था। इसमें बहुत कम आप लोगों से लिया जा रहा है। जितना में आप एक गेस्ट पेपर खरीदते हो ना, उतना में सारा प्रश्न आपको मिल जाएगा आंसर, बिल्कुल सटीक। प्रश्न नंबर 11 है कि आर्थिक मंदी के क्या परिणाम हुए, अथवा आर्थिक मंदी के प्रभावों का वर्णन करें। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कि पेरिस का शांति सम्मेलन पर एक निबंध लिखें, अथवा पेरिस शांति सम्मेलन क्या था। तो इसमें आपको पूछा गया है कि पेरिस शांति सम्मेलन क्या था, इस पर चर्चा करें। उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 13 है कि थियोडोर रूजवेल्ट की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें, है ना। फिर है प्रश्न नंबर 14 कि न्यू डील क्या है, इसका अमेरिका पर क्या प्रभाव हुआ, अथवा न्यू डील का महत्व को लिखें। यानी कि न्यू डील जो पॉलिसी था ना, उसको क्यों लागू किया गया था अमेरिका में, और इसका क्या प्रभाव हुआ और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आपको पूछा गया है। प्रश्न नंबर जो है 15 है कि FD रूजवेल्ट की जीवनी एवं गृह नीति का वर्णन करें। FD रूजवेल्ट के जीवनी के बारे में पूछा गया है, साथ में ही आपको होम पॉलिसी के बारे में उसका पूछा गया है। उसके बाद प्रश्न संख्या 16 है कि वार्से की संधि जो है द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी, वर्णन करें। यानी कि वार्से का जो संधि हुआ था ना, उसी को द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण मान लिया गया है। तो क्या यह सत्य है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है। प्रश्न संख्या जो है वो है 17 कि द्वितीय विश्व युद्ध में FD रूजवेल्ट की भूमिका एवं उसके परिणामों की विवेचना कीजिए।
यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है एफडी रूजवेल्ट का यानी फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट का क्या भूमिका रहा और उसका क्या परिणाम हुआ। प्रश्न संख्या 18 है कि अमेरिका स्पेन युद्ध के कारणों का वर्णन करें, कि अमेरिका स्पेन युद्ध क्यों हुआ था, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है 19, अमेरिका स्पेन युद्ध के परिणामों की चर्चा करें। यानी एक में आपको पूछा है अमेरिका स्पेन युद्ध के क्या कारण थे और 19 में पूछा है अमेरिका स्पेन युद्ध के क्या परिणाम हुए। तो इस प्रकार से जितने भी VVI प्रश्न थे हमने कोर पेपर 8 और कोर पेपर 9 का बता दिया है। और ये सभी लोगों के लिए है, इंडिया के आप किसी भी स्टेट से हैं जहाँ पर सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें स्पेशली जो झारखंड स्टेट से है ना, उसके लिए सारा प्रश्न बताने वाला हूँ। तो कोर पेपर 10 वो जो है मेनली उसमें जो है झारखंड का इतिहास के बारे में बताया गया है। तो वो जो है केवल झारखंड स्टेट के लिए, जितने भी कॉलेज हैं झारखंड में सभी के लिए ज़रूरी होगा। इस प्रकार से जो है यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मेरा जो सेकेंड चैनल है वो समीर IAS PCS के नाम से है। आप इसको यूट्यूब में @समीर IAS के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर में ही आ जाएगा आपको। इसमें हम बहुत जल्द ही IAS या स्टेट PCS के लिए आंसर राइटिंग करवाने वाले हैं, बहुत सटीक और आसान तरीके से। तो जितने भी भाई या दोस्त अभी से ही IAS PCS का तैयारी करते हैं या भविष्य में कभी करना चाहते हैं तो आप अभी से मेरे साथ आंसर राइटिंग कर सकते हो, क्योंकि सबसे अधिक दिक्कत जो इसमें होती है ना वो आंसर राइटिंग में ही होता है। बहुत ज़्यादा समस्या होता है, इसलिए मेंस में बहुत अधिक लोग छटते हैं। आप अगर फ्यूचर में कभी IAS और PCS का सपना देख रहे हो तो इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। बाकी आज का जो गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए वो ये है कि जितने भी आप VVU यूनिवर्सिटी से हो उनमें से अधिकतर कॉलेज का जो है रिज़ल्ट आ चुका है। और आज मेरा भाई का भी रिज़ल्ट आया, जिसमें से उसका जो रिज़ल्ट आया वाकई में बहुत अच्छा आया, 70% आया। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोगों का रिज़ल्ट किस प्रकार से आया। वही लड़का है जो साइंस बैकग्राउंड से था और बिल्कुल आर्ट्स पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन हमने उसको जो है PDF नोट्स 2 मंथ पहले दिया था और इतना मेहनत किया कि जो है 70% ले आया। उसने टोटल लगभग जो है इस बार 300 अंक लाए और जब मेरा सेमेस्टर 3rd था तो हमने 316 नंबर लाए थे। तो मेरा करीब पहुंच चुका है, वो मेहनत करेगा तो आ जाएगा। और आप लोग भी इतना ला सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे जैसे मैं तरीका बताता हूँ आप वैसे करो, आपका नंबर बहुत कम घटेगा। तो हमने डिस्क्रिप्शन में PDF नोट्स का लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ पर जाके PDF नोट्स ले सकते हैं। इसका प्राइस बहुत कम रखा गया है, जितना में आप एक गैस पेपर के खरीदते हो ना बस उतना ही रखा गया है, इतना भी आप लोगों से नहीं लेते। लेकिन PDF जहाँ से बनाते हैं ना उसका चार्ज इतना होता है, पेड करना पड़ता है कि आप लोगों से जो है लेना ही पड़ता है। खैर आगे जो है मेरा कुछ और सपना है, आप लोगों का अगर इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहा तो बिल्कुल सारे PDF नोट्स और वीडियो सारे फ्री में दिया जाएगा। मैं आप लोगों को जो है ना अपना छोटा भाई समझता हूँ, दोस्त समझता हूँ, इसलिए कितनों भी समस्या मेरे साथ रहता है, मेरा यही कोशिश रहता है कि मैं आप लोगों का सिलेबस पूरा करा दूँ और आप लोगों को अच्छा रिजल्ट दिला दूँ। क्योंकि सच्चाई ये है जो मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन मैं बता देता हूँ, ग्रेजुएशन में जो है ना बहुत मतलब कम टीचर इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि इसमें मेहनत तो बहुत अधिक लगता है और इसमें जो है केवल 2-3 दिन ही स्टूडेंट पढ़ता है। तो अब समझ सकते हो रिस्पॉन्स कितना कम मिलता होगा, बहुत कम देखा जाता है, केवल 2-3 दिन ही। और ऐसे में इसका जो इनकम का सोर्स है ना बिल्कुल नहीं है, इसीलिए लोग इसमें मेहनत नहीं करना चाहते हैं। सच्चाई यही है दोस्त मेरे भाई। लेकिन मेरा पैसा कमाना मुख्य उद्देश्य नहीं है, मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी छोटे भाई हैं सभी लोग का अच्छा रिजल्ट आए। जो हमने समस्या झेला है वो उस समस्या को ना झेले, है ना। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही है, मैं समाज में कुछ सहायता करना चाहता हूं लोगों को। ये तभी हो सकता है जब आप सभी लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आप सभी लोगों का प्यार मिलेगा, है ना।
आप लोगों में से 20% लोग बहुत सपोर्ट करते हो, बाकी जो इससे अधिक परसेंटेज लोग हो, आप अगर आते हो तो प्लीज़ यार सपोर्ट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इससे मेरा मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कार्य कर पाता हूँ, है ना। बाकी इस दुनिया से क्या लेके जाना, सारा यहीं तो रह जाएगा, है ना। इस वीडियो को एंडिंग करने से पहले जैसे कि मैं आप लोगों को लगातार कहता हूँ कि आपके जो माता पिता होते हैं ना, उनका जो रिश्ता है दिल से जुड़ा होता है। आपके माता पिता आपका कभी बुरा नहीं सोच सकते हैं। आपको अगर वो डांटते भी हैं तो आपके अच्छाई के लिए डांटते हैं। तो आप अपने माता पिता का हमेशा जो है सम्मान करें, आदर करें, है ना, क्योंकि माँ से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता है दोस्त, मेरे भाई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बहुत जल्द मैं वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।